गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से देखेंगे और उसका देखते हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो जितना अच्छा से हार्डवर्क कर सकते हैं उतने अच्छे से करना है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसके कारण धात्विक चालक में विद्युत का संचालन होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो किसी मेटल में पास करता है उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है इलेक्ट्रॉन। आप लोग को हम क्लासरूम में बताए थे कि अगर कोई ठोस पदार्थ होगा और अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। उसमें कौन दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई धात्विक चालक है, मेटल है, लोहा, तांबा, चांदी, सोना कुछ भी है, तो वो ठोस पदार्थ है। तो अगर कॉपर के तार में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें कौन दौड़ रहा है? उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। तो याद रखना है कि अगर पूछेगा कि मेटेलिक कंडक्टर में विद्युत धारा किसके कारण बहता है, किसके कारण संचालन करता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। तो पहला का सही आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन। याद रखना है आप लोग को कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी में जो करंट का फ्लो होता है वो सबसे बेहतर तरीका से होता है। अगर ये पूछेगा कि कौन से धातु के चालकता का मान सबसे अधिक होता है, तो आंसर याद रखना है चांदी। और अगर सबसे कम पूछेगा तो याद रखना है लेड सीसा। तो ध्यान रखना है कि सबसे कम पूछेगा तो आंसर लेड मारना है पीबी, और अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आंसर चांदी मारना है एजी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसके कारण विद्युत अपघटनी में विद्युत का संचालन होता है। विद्युत अपघटनी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट को। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं द्रव्य रूप को। अगर हम नमक को पानी में मिला दें तो वो नमक टूट जाता है Na+ में और Cl- में। आप लोग को बताए थे क्लासरूम में हम कि ठोस नमक विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रवित नमक विद्युत का सुचालक होता है। तो द्रव में विद्युत का सुचालक क्यों हो जाता है? क्योंकि नमक को जब पानी में डालते हैं तो वो बना देता है Na+ और Cl-। तो याद रखना है कि अगर कोई द्रव्य रूप है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ता है, उसमें आयन दौड़ता है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में विद्युत धारा का जो संचालन होता है तो वो किसके कारण होता है? वो होता है आयन के कारण। तो दूसरा का सही आंसर क्या होगा? आयन। तो इस बात को आप लोग को दिमाग में रखना है। और आयन का संख्या जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसके विद्युत चालकता का मान भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस बात को भी दिमाग में रखना है कि आयन की संख्या बढ़ने से विद्युत चालकता का मान क्या होता है? विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ताप को बढ़ाने पर धात्विक चालक की चालकता क्या हो जाती है? तो अगर हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो धातु के चालकता का मान घट जाता है। क्यों घट जाता है? इसलिए घट जाता है क्योंकि अगर धातु को गर्म कर देंगे तो उसका परमाणु कंपन करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। और अगर परमाणु कंपन करेगा तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में रुकावट आ जाएगा, क्योंकि धातु में तो इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में रुकावट आ जाएगा तो ऐसे में विद्युत चालकता का मान घट जाएगा। ऐसे में विद्युत चालकता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर हम कॉपर का तार लेते हैं तो ठंडा कॉपर के तार में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छा से प्रवाह कर पाएगा। और अगर उसी कॉपर के तार को गर्म कर देंगे तो गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसमें कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जितना तार गर्म होते जाएगा उसका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। तो याद रखना है कि ताप को बढ़ाने पर कोई भी मेटल होगा तो ताप को बढ़ाएंगे तो उसके चालकता का मान क्या हो जाएगा? चालकता का मान घट जाएगा, उसके करंट का फ्लो घट जाएगा। चौथा क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं। ताप को बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी मतलब इलेक्ट्रोलाइट की चालकता का मान क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट हम लोग द्रव को बोलते हैं, द्रव को। जैसे H2SO4 जितना भी एसिड है सब द्रव्य रूप में है। तो ये सब को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जिसमें कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह किस में नहीं होता है? चीनी में नहीं होता है, ग्लूकोज में नहीं होता है, यूरिया में नहीं होता है। तो चीनी, ग्लूकोज, यूरिया इस सब को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो फिर इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जो आयन का फॉर्मेशन करेगा, जैसे NaCl, KCl, MgCl2। तो याद रखना है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है और अगर उसके ताप को बढ़ा देते हैं तो उसके चालकता का मान क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग ताप को बढ़ाएंगे
तो उसमें आयन का गतिशीलता बढ़ जाएगा। आयन जो पहले धीरे धीरे चल रहा था उसमें आयन का गतिशीलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, आयन का गतिशीलता बढ़ेगा तो उसके चालकता का मान भी बढ़ जाएगा, उसके चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चौथा का सही आंसर है ए नंबर। सही आंसर क्या है, ए नंबर। तो ध्यान रखना है कि ताप को बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइट के चालकता का मान बढ़ जाता है। क्यों, तो याद रखना कि क्योंकि आयन की गतिशीलता बढ़ जाती है। ठंडे पानी में अगर नमक डाल दें और गर्म पानी में नमक डाल दें तो गर्म पानी में नमक का आयन जो होगा, जो Na+ और Cl- होगा, वो ज़्यादा अच्छा से मूव करेगा। तो ध्यान रखना है कि दोनों अलग अलग बात है। अगर सॉलिड में ताप को बढ़ाएंगे तो चालकता घटेगा और लिक्विड में ताप को बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगा। तो इस बात को जरा ठीक से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है। तो ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि 1 फैराडे का मान 96,500 कूलम्ब होता है। 96,500 कूलम्ब होता है। तो याद रखना कि इसका भी सही आंसर है ए नंबर, 96,500 कूलम्ब। तो 1 फैराडे का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 96,500 कूलम्ब, है ना। कूलम्ब क्या है, तो आवेश का मात्रक है। अगला है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को कहते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही कहते हैं 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। आप लोग को बताए थे क्लासरूम में कि 96,500 कैसे आता है। तो ये आता था 1 मोल को, 1 मोल का मान कितना, 6.023 गुना 10⁻23। और इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 मोल के मान से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वो 1 फैराडे का मान आ जाएगा 96,500। तो याद रखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही 1 फैराडे कहते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 फैराडे किसे कहते हैं, तो यही आंसर लिखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1 फैराडे कहते हैं, जिसका मान 96,500 कूलम्ब होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 फैराडे। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 फैराडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। निम्न में किसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो विद्युत धारा का प्रवाह उसी में नहीं होगा जिसमें आयन नहीं बनेगा और यह जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो पहला नंबर पे दिया है एसिटिक एसिड। जितना भी एसिड है सब में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, CH3COOH। तो ये जो OOH है तो लास्ट का जो हाइड्रोजन है ये H+ देता है। तो याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। याद रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ना वो NaCl होगा, KCl होगा। तो जिसमें भी C+OH आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। तो अगर पूछता है इसमें से कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अभी आंसर हम लोग मारते हैं एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो अगर किसी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब वो होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो इसका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यूरिया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यूरिया। यूरिया का सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ध्यान रखना है, NH2CO NH2 ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रयोगशाला में बना था। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसे बना था, प्रयोगशाला में। किसने बनाया था, वोहलर ने। तो ध्यान रखना है कि अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया था यूरिया को, इसी का नाम था वोहलर सिंथेसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया। ध्यान रखना। अगला है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट किसको बोलते हैं, NaCl को। NaCl टेबल साल्ट का सूत्र होता है NaCl। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और डी नंबर ऑप्शन में भी है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बोलते हैं CuSO4 को। तो CuSO4 और टेबल साल्ट ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और यूरिया जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसी को बोलते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है। प्राथमिक सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल का जो एग्जाम्पल है वो है पहला नंबर ड्राई सेल। कौन सा सेल है, ड्राई सेल। ये प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं, तो याद रखना है कि सेल मतलब बैटरी 2 प्रकार का। बैटरी कितने प्रकार का, बैटरी 2 प्रकार का। पहले प्रकार को बोलते हैं प्राइमरी सेल और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ठीक से सुनिए। अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी सेल क्या है, तो प्राइमरी सेल क्या है, तो याद रखना है कि वैसा बैटरी जिसको कि दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, वैसा बैटरी जिसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। तो याद रखना है
कि जिस बैटरी को बार बार चार्ज कर सकते हैं उसको सेकेंडरी सेल कहेंगे। तो बैटरी का दो प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी उसको बोलते हैं जिसको कि दोबारा चार्ज करना संभव नहीं है, और सेकेंडरी उसको बोलते हैं जिसको हम लोग बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी सेकेंडरी सेल है, जैसे हम लोग घर में जो बैटरा यूज करते हैं सेकेंडरी सेल है। तो ये प्राइमरी सेल क्या है, हम लोग जो घड़ी में पेंसिल बैटरी जो लगाते हैं वो होता है प्राइमरी सेल। तो याद रखना है कि प्राइमरी सेल का दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है ड्राई सेल और एक एग्जाम्पल है मरकरी सेल। तो याद रखना है कि मरकरी सेल क्या होता है, हम लोग जो हाथ में जो हैंड वॉच पहनते हैं उसमें एक छोटा सा गोल जैसा बैटरी रहता है, यह कैलकुलेटर में जो रहता है उसको बोलते हैं मरकरी सेल। तो याद रखना है कि मरकरी सेल को चार्ज नहीं कर सकते हैं तो वो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। और पेंसिल बैटरी को ही कहते हैं ड्राई सेल, हिंदी में कहते हैं शुष्क सेल। इसको बनाया था लेक लांचे वैज्ञानिक ने, तो इसलिए इसको लेक लांचे सेल भी कहते हैं। तो याद रखना है कि ड्राई सेल का ही नाम है लेक लांचे सेल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन प्राइमरी सेल का उदाहरण है। प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल का एग्जांपल है ड्राई सेल, है ना। निकेल कैडमियम जो होता है वो चार्ज हो जाता है, लिथियम बैटरी भी चार्ज हो जाता है, और ये जो लेड स्टोरेज सेल है ये भी चार्ज हो जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल है सेकेंडरी का, निकेल कैडमियम और लेड स्टोरेज बैटरी। ये एग्जांपल है किसका, सेकेंडरी सेल का। यहाँ पूछा है प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल का एग्जांपल कौन होगा, प्राइमरी सेल का एग्जांपल होगा ड्राई सेल। तो याद रखना है कि ड्राई सेल का एक और नाम क्या बताए थे, लेक लांचे सेल। इसको हिंदी में कहते हैं शुष्क सेल, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुष्क सेल। तो क्या है प्राइमरी सेल, तो वैसा बैटरी जिसको दोबारा चार्ज करना संभव नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल, और वैसा बैटरी जिसको दोबारा चार्ज करना संभव है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं वो प्राइमरी सेल है, और जिसको चार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल का दो एग्जाम्पल कौन कौन, पहला एग्जाम्पल ड्राई सेल और दूसरा एग्जाम्पल मरकरी सेल। और सेकेंडरी सेल का भी दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल निकेल कैडमियम सेल और एक एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये हम लोग 8 नंबर तक देख लिए। अब इसके हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में कौन सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। सेकेंडरी सेल अभी आप लोग को बताएं सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी सेल पहला ऑप्शन दिया है लेक लांचे सेल। याद रखना है कि ड्राई सेल को ही लेक लांचे कहते हैं, ड्राई सेल को ही क्या कहते हैं, लेक लांचे सेल। तो ध्यान रखना है कि ये तो प्राइमरी का एग्जांपल है। दूसरा नंबर दिया है लेड स्टोरेज बैटरी, तो यही सही आंसर है। तो ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर है बी नंबर। तो याद रखना है कि सेकेंडरी सेल का भी दो एग्जांपल है, एक है लेड स्टोरेज बैटरी और एक है निकेल कैडमियम सेल। ध्यान रखना है इस बात को। और इन दोनों के अलावा भी एक सेल होता है जिसका यूज अंतरिक्ष में किया जाता है। तो अगला 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा सेल प्रदूषण नहीं फैलाता या प्रदूषण नहीं करता है। तो प्रदूषण कौन नहीं करता है, तो इसका सही आंसर है फ्यूल सेल, बी नंबर। प्रदूषण नहीं करने वाला कौन है, फ्यूल सेल। ये फ्यूल सेल का ही यूज किया जाता है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट जाता है, अगर किसी वैज्ञानिक को किसी ग्रह पर, मंगल ग्रह पर जाकर के रहना है, तो वैसे कंडीशन में वो लोग जो रहता है वो कैसे रहता है, तो ये फ्यूल सेल से क्या बनता है, शुद्ध जल बनता है। फ्यूल सेल से जो बनता है वो शुद्ध जल बनता है। ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा करके वहाँ पे बनाया जाता है वाटर, और वाटर बनने के क्रम में बहुत सारा एनर्जी बनता है, बहुत सारा क्या बनता है, एनर्जी। तो ध्यान रखना है कि उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूल सेल। तो अगर पूछेगा कि कौन सा सेल है जो कि प्रदूषण नहीं फैलाता, तो आंसर होगा फ्यूल सेल। तो ये सब प्रदूषण कैसे फैलाता है, जैसे पेंसिल बैटरी अगर खराब हो जाता है तो उसको हम लोग फेंक देते हैं, तो वो लाखों करोड़ों बैटरी डेली फेंकाता है, तो ये सब कचरा जमा करता है, तो ये सब प्रदूषण फैलाता है। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं जो हम लोग घर में बैटरा यूज करते हैं। घर में जो बैटरा यूज करते हैं उसमें 6 प्लेट रहता है। उसमें कितना प्लेट रहता है, 6 प्लेट रहता है, जिसमें 3 प्लेट रहता है पीबी का और 3 प्लेट रहता है PbO2 का। ठीक है, तो एक काम करता है एनोड का और एक काम करता है कैथोड का। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, क्योंकि वो लेड से बनता है। किससे बनता है, लेड से। लेड बोलते हैं पीबी को, तो पीबी से बनता है, तो इस कारण से उसको लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। स्टोरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है, उसको बार बार चार्ज और क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज। इसमें कौन से एसिड को डालते हैं, इसमें डालते हैं H2SO4 को। किसको डालते हैं, H2SO4। ध्यान रखना है इस बात को। तो अगर पूछेगा कौन सा बैटरी प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो इसका आंसर होगा फ्यूल सेल, या किसका उपयोग अंतरिक्ष में किया जाता है तो उसका भी नाम होगा फ्यूल सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। अगर किसी बिलियन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो उसका वो किस में पास होता है, तो आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, विद्युत अपघटनी, इलेक्ट्रोलाइट में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, वाटर मॉलिक्यूल के कारण या तांबे के तार के कारण। तो अगर बिलियन का बात हो रहा है तो उसमें तांबा का तार तो आएगा नहीं, क्योंकि वो ठोस हो गया।
दूसरा बात कि शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो आंसर सी भी गलत हो गया। नन इलेक्ट्रोलाइट तो उसको कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो आंसर होगा ए नंबर इलेक्ट्रोलाइट। आंसर क्या होगा? ए नंबर इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप लोग को समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो स्ट्रॉन्ग वो होगा जो 100% डिसोसिएट होगा, तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल है NaCl, KCl, है ना। तो ये सब एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग वाले का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मात्र एक ही एग्जांपल है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो ये सब एग्जांपल चल जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो अगर किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जो कि प्योर मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है जिसमें आयन जल्दी बनेगा, वो सब चल जाएगा किस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम लोग। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर क्या मुक्त होता है? आप लोग को बताए थे कि धातु जमा होता है कैथोड पर और अधातु जमा होता है एनोड पर। तो यहाँ पे पूछा है कैथोड पे, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी कैथोड पूछेगा तो धातु जमा होगा, धातु मतलब पॉजिटिव जमा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर है द्रवित NaCl। तो NaCl जब ठोस रहता है तो उसमें तो आयन बनता नहीं, इसलिए वहाँ पे द्रवित लिखा है, क्योंकि मतलब नमक को डाला गया है पानी में। तो जब नमक को पानी में डालेंगे तो वो टूट जाएगा Na+ में और Cl- में। तो इसमें प्लस वाला कौन है? Na+। तो Na+ ये जो जाके जमा होगा कैथोड पर, Na+ जाके जमा होगा कैथोड पर और Cl- जाके जमा होगा एनोड पर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैथोड पर क्या मुक्त होगा, कैथोड पे क्या जमा होगा? तो कैथोड पे जमा होगा सोडियम। कैथोड पे क्या जमा होगा? सोडियम। तो इसका सही आंसर हो गया सोडियम। तो ध्यान रखना है कि धातु जमा होता है किस पर? धातु जमा होता है कैथोड पर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि NaCl के तनु जलीय विलयन। इस तनु को ठीक से समझना है। तनु का मतलब होता है कि इसमें पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो जैसे विद्यार्थी कैथोड देखता है आंसर मार देता है सोडियम। आंसर क्या मार देता है? सोडियम। गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर तनु है, तनु का मतलब पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है और नमक का मात्रा बहुत ही कम है। तो नमक उसमें बहुत नाम मात्र है, उसमें ज़्यादातर क्या है? उसमें ज़्यादातर पानी है। तो याद रखना है कि शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो नमक मिलाया गया है, तो नमक का कम मात्रा ही मिला लेकिन नमक मिल गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है H। वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें याद रखना है कि इसमें अगर कैथोड है, कोई कैथोड पर धातु जमा होगा और धातु में यहाँ पर Na+ जमा नहीं हो पाएगा क्योंकि यह तनु जलीय विलयन है। तो यहाँ पे जल में जो हाइड्रोजन है वही जाके जमा हो जाता है। तो याद रखना है कि यहाँ पे प्लस वाला दो गो है, एगो Na है और एगो हाइड्रोजन है, और माइनस वाला भी दो गो, एगो क्लोरीन है और एगो ऑक्सीजन है। पर कैथोड पर धातु जमा होता है, मतलब पॉजिटिव जमा होता है, और पॉजिटिव में यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। तो इस बात को जरा ठीक से समझना है। अगर क्वेश्चन में तनु लिख दिया तो वहां पर ध्यान रखना है कि वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाएगा। किसका मॉलिक्यूल टूट जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाएगा, वाटर ही डिसोसिएट कर जाएगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 13 नंबर, जरा ठीक से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अनंत तनुता से रिलेटेड, कैपिटल लेमडा इन्फिनिटी। आप लोग को पढ़ाए थे हम कोलरास का नियम। तो कोलरास का जो नियम है इसमें बता रहा है क्या कि कोलरास में लेमडा इन्फिनिटी जो है वो KCl किसके बराबर होगा? तो कोलरास का नियम कहता था कि धनायन और ऋणायन के योगफल के बराबर होता है, धनायन और ऋणायन के योगफल के बराबर होता है। इसमें धनायन कौन है? K+ और ऋणायन कौन है? Cl-। तो देखो धनायन और ऋणायन का योगफल किसमें? आंसर होगा C नंबर। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया C नंबर। ध्यान रखना है कि जो भी आएगा, जैसे अगर NaCl रहता तो Na+ और Cl- रहना चाहिए। और इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी ध्यान रखना कि अनंत तनुता से रिलेटेड नियम था किसका? कोलरास का। आप लोग को कॉपी में मिल जाएगा। अगला नियम है कि सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक का SI मात्रक है, सेल नियतांक का SI मात्रक है। तो SI मात्रक तो मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में दिया भी है, पर यहाँ पे बोल रहा है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता था? आप लोग को बताए थे कि सेल कांस्टेंट कहते हैं G* को। सेल कांस्टेंट को सूचित किससे करते थे? G* से। और G* का सूत्र क्या होता है? G* का सूत्र होता था L/A। आप लोग को याद है G* का सूत्र आप लोग को क्या बताए थे? तो आप लोग को बताए हुए थे हम कि G* बोलते थे सेल कांस्टेंट को, और सेल कांस्टेंट का सूत्र होता था L/A। L क्या है?
एल था लंबाई, चालक के तार की लंबाई जो कि रहना चाहिए मीटर में, और ए क्या था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल रहना चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो ये मीटर और ये स्क्वायर कट जाएगा, ये मीटर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये ही ऊपर जाएगा तो इसका मात्रक आ जाएगा पर मीटर, मात्रक क्या निकल जाएगा, पर मीटर। तो याद रखना ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में के अलावा नोमरिकल में भी आ सकता है कि सेल कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं। तो सेल कांस्टेंट को निकालते हैं एल बाई ए से, सेल कांस्टेंट को निकालते हैं, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई, एल क्या है, चालक के तार की लंबाई, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना है कि चालक के तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, और सेल कांस्टेंट को जी स्टार से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पर मीटर, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा पर मीटर। तो इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पर मीटर, पर मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोहा में जंग का लगना उदाहरण है, लोहा में जो जंग लगता है यह किसका उदाहरण है, यह उदाहरण है संक्षारण का, क्रोशन का, संक्षारण का उदाहरण है। ध्यान रखना है कि लोहा में जो जंग लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन अब देख रहे हैं हम लोग, प्लेटिनम, प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4, फिर से देखिए वहां पे तनु आ गया, तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्या, कौन सा गैस मुक्त होता है। तो ध्यान रखना है कि एनोड पर पूछ रहा है, किस पर पूछ रहा है, एनोड पर। इस बार कैथोड पे नहीं पूछ रहा है, इस बार पहली बात तो एनोड पर पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है कि एनोड पर निगेटिव जमा होता है, एनोड पे क्या जमा होता है, निगेटिव, और कैथोड पे जमा होता है पॉजिटिव। ऊपर से फिर तनु H2SO4, इसका मतलब H2SO4 का मात्रा बहुत ही कम है। जब भी तनु लग जाएगा तो ध्यान रखना है कि वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है। तो यहाँ पर H2SO4 पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ ध्यान देना है वाटर पे। तो वाटर में क्या बनता था, H+ है ना, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन तो प्लस में जाएगा तो ऑक्सीजन जाएगा किस में, माइनस में। तो ध्यान रखना कि एनोड पर जमा होगा ऑक्सीजन, एनोड पे क्या जमा होगा, एनोड पे जमा होगा ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे कैथोड पे पूछता तो आंसर अभी हाइड्रोजन लिखते हैं, पर एनोड पे पूछा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी गौर करो, यहाँ पर लिखा है तनु, अब तनु जब भी रहेगा तो ध्यान रखना है जो कंपाउंड दिया है उस पर दिमाग नहीं लगाना है, तब दिमाग लगाना है किस पर, वाटर के मॉलिक्यूल पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 96,500 कूलम विद्युत, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, तो कितना ग्राम तांबा मुक्त होगा। अगर हम लोग 96,500 कूलम देंगे तो वो कितना मुक्त करेगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है CuSO4। सबसे पहले तो इसको आयन में तोड़ेंगे, आयन में तोड़ने पे ये बना देगा Cu2+ और ये बना देगा SO4-। आप लोग को बताए थे कि जितना चार्ज होगा उतना फैराडे, जितना चार्ज होगा उतना फैराडे होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दो चार्ज है, इसका मतलब ये 2 फैराडे है। कितना फैराडे है, 2 फैराडे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुना, फैराडे का मान होता है 96,500, 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम हो गया। अब ये 96,500 कूलम कितना के बराबर होगा, तो कॉपर का द्रव्यमान कितना होता है, कॉपर का द्रव्यमान होता है 63.5, 63.5, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अभी, अगर मान लो कि यहाँ पर अभी Mg रहता तो यहाँ पर 24 ले लेते हैं, है ना। तो जैसा धातु रहेगा वैसा द्रव्यमान, कैल्शियम रहता तो अभी 40 ले लेते हैं। तो जो द्रव्यमान होता है वो ले लेंगे। तो कॉपर का द्रव्यमान होता है 63.5 होता है कॉपर का द्रव्यमान। तो ये इतना कूलम बराबर इतना ग्राम होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 96,500 कूलम बराबर कितना होगा, तो यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए 96,500 कूलम, तो 96,500 कूलम बराबर बोलेगा तो 63.5 को भाग देंगे कितना से, 2 से। तो इसको भाग दो, आंसर आना चाहिए 31.75, 31.75 ग्राम कॉपर जो है ये जमा होगा, ये जमा होगा कैथोड पर। धातु जमा होता है किस पर, कैथोड पर। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, इतना हो गया। तो इसका सही आंसर ये आ गया। अगर मान लो कि अभी यहाँ पर आता MgSO4, MgSO4 रहता तो इसको भी हम लोग तोड़ते। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ते, तो इसको हम लोग तोड़ते Mg2+ में और फिर तोड़ते SO4- में। तो कितना प्लस आया, 2+। तो इसमें भी लिखते हैं 2 फैराडे, और 2 फैराडे का मतलब कितना, 2 गुना 96,500, 2 गुना 96,500। लेकिन मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है, 24 ग्राम। तो अगर हमसे पूछता 96,500 में कितना, तो 2 से इसमें भी भाग दे देते हैं।
तो इसलिए हो जाता है यहाँ पे 24/2, तो आंसर आता है 12 ग्राम। तो ध्यान रखना है कि अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीका से सॉल्व करना है। तो ये धातु का द्रव्यमान याद करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट है चांदी, चांदी का द्रव्यमान याद करना है 108 होता है। चांदी का द्रव्यमान कितना होता है 108। लेकिन अभी हम लोग का क्वेश्चन कौन सा था, अभी हम लोग का क्वेश्चन दिया था CuSO4 पे, तो इसका सही आंसर होगा 31.75। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 96,500 कूलम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो आंसर देखो 31.75, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये नंबर, ये लगभग में यही है 31.76 दे दिया है, पर आंसर यही सही होगा। तो ये हो गया 18 नंबर का आंसर। अब अगला क्वेश्चन फिर से दिया है कि सेल कांस्टेंट होता है। सेल कांस्टेंट के बारे में अभी आप लोग को थोड़ा देर पहले बताए थे हम कि सेल कांस्टेंट कहते हैं जी स्टार को। जी स्टार का सूत्र होता है L/A। तो देखो यहाँ पर L/A किस में दिया हुआ है, तो L/A दे दिया है किस में, A नंबर में ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर, L/A। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग बोलते हैं किसको, रस्ट को। रस्ट, ध्यान रखना है कि लोहा में जो जंग लगता है उसका कारण तो संक्षारण है, लेकिन यहाँ जंग का रासायनिक सूत्र पूछ लिया है। तो जंग का सूत्र में क्या होता है, तो जंग लगता है पानी और ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो पानी और ऑक्सीजन, तो इसका सही आंसर है क्या, जंग का सूत्र होता है Fe2O3.X ये X क्या है, X है वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां पर X लगा देता है, ये N लगा देता है। तो ध्यान रखना है जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 और इंटू क्या X2O। तो Fe2O3 किसको बोलते थे, हेमेटाइट को। लोहा के मुख्य इसका का नाम क्या था, हेमेटाइट। याद है ना आप लोग को, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता था Fe2O3, उसी में लगा देना है X2O, ये फॉर्मूला बन जाएगा जंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन विद्युत रासायनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल को भी कहते हैं, डैनियल सेल को भी कहते हैं, और वोल्टिक सेल को भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑल। तो फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग गैल्वेनिक सेल को भी कहते हैं, डैनियल सेल को भी कहते हैं, और वोल्टिक सेल को भी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल। तो ये याद आना कि ये तीनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगला क्वेश्चन है कोलरास संबंधित है। कोलरास किससे, कोलरास का जो नियम है वो किससे संबंधित है, ताप से संबंधित न है, दाब से भी संबंधित है। इसका संबंधित था किससे, अनंत तनुता। अनंत को बोलते हैं इन्फिनिटी और तनुता को बोलते हैं डाइल्यूशन। तो आंसर होगा बी नंबर। आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो ध्यान रखना है कि कोलरास का नियम, तो कोलरास का नियम जो है वो अनंत तनुता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, अनंत तनुता से रिलेटेड है। आप लोग को बताया था ना इस तरह से कि अगर कैपिटल लेमडा इन्फिनिटी है और यहाँ पर NaCl है, अगर इसको तोड़ना है तो इसको तोड़ने के लिए कैपिटल लेमडा टूटता था किस में, स्मॉल लेमडा में। स्मॉल लेमडा इन्फिनिटी यहाँ हो जाएगा Na+ और ये बनाएगा स्मॉल लेमडा इन्फिनिटी Cl-। तो धनायन और ऋणायन के योगफल के बराबर होता है। ये नियम था कोलरास का, ये नियम था किसका, कोलरास का। तो दिमाग में आप लोग को रखना है। तो अनंत तनुता से रिलेटेड, इन्फिनाइट डाइल्यूटर सॉल्यूशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि कंडक्टर का मात्रक होता है, कंडक्टेंस का मात्रक होता है। तो कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो कंडक्टेंस किसको हम लोग बोले थे, कंडक्टेंस हम लोग बोले थे किसको, जी को। कंडक्टेंस को सूचित किससे किए थे, जी से। आप लोग को याद है कंडक्टेंस किसको बोले थे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग बोले थे क्या, सुचालकता या फिर इसी को बोले थे चालकत्व। इसी को हम लोग क्या बोले थे, इसी को बोले थे चालकत्व। तो ध्यान रखना है कि जी का होता था, जी से सूचित करते थे। जी स्टार तो होता था सेल कांस्टेंट, ये होता था फार्मूला, इसका फार्मूला होता था G = 1/R। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग सुचालकता कहते हैं या चालकत्व कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/R, और R का मात्रा क्या होता है, ओम। R का मात्रा क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है रेसिस्टेंस, ओम। तो ओम ऊपर जाएगा तो मात्रक बन जाएगा पर ओम। मात्रक क्या बन जाएगा, पर ओम। तो G का मात्रक हो गया पर ओम, जी का मात्रक क्या हो गया, पर ओम। तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा दिया है, पर ओम, ए नंबर से ये। अच्छा, पर ओम को मोहो भी कहते हैं, उल्टा हो जाता है, इसका स्पेलिंग को बदल देने से पर ओम को ही मोहो भी कहता है और इसी को हम लोग सीमेंस भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल। तो ध्यान रखना है कि
कंडक्टेंस हम लोग कंडक्टेंस को जी से सूचित करते हैं। कंडक्टेंस कहते हैं किसको, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं, इसको जी से सूचित किया जाता है। ठीक है, और याद रखना कि पर ओम, ये जो पर ओम है, ओम का स्पेलिंग होता है ना OHM, ओम। तो ये जो पर ओम है इसी को उलट करके लिख दो, स्पेलिंग उलट दो तो MHO, महो। तो महो को भी हम लोग पर ओम को ही महो कहते हैं, और इसी को हम लोग साइमंस भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसका तीनों आंसर सही होगा। इसका तीनों आंसर सही होगा तो इसका आंसर हो गया ऑल। इसका आंसर क्या हो गया, ऑल। अब देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो प्रतिरोधकता हम लोग को सूचित किए थे किससे, रो से। यहाँ पे रो का मात्रक पूछ रहा है, तो देखते हैं इसमें रो का मात्रक को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो रो के मात्रक को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोग को बताए थे हम कि प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है L के। फिर बताए थे कि प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को मिलाए थे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाए थे, तो बन गया था R समानुपाती L/A। R समानुपाती L/A। ये समानुपाती का जब साइन हटाए थे, ये जब समानुपाती का साइन हटाए थे तो हम लोग का आ गया था यहाँ पे रो, और इसी रो को बोलते थे प्रतिरोधकता। इसी रो को हम लोग क्या बोलते थे, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। तो इसका मात्रक पूछ रहा है, किसका मात्रक, रो का मात्रक। तो पहले रो बराबर क्या होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रो बराबर, तो रो बराबर ये इधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा R, और गुना में आ जाएगा कौन, A, और नीचे चला जाएगा L। तो R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर। तो ये मीटर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा ओम मीटर। आंसर क्या आएगा, ओम मीटर। तो ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो आंसर हो जाएगा ओम मीटर। तो देखो यहाँ पर ओम मीटर किस में दिया हुआ है, तो ओम मीटर दिया हुआ है D नंबर ऑप्शन। किस में दिया हुआ है, D नंबर ऑप्शन। आप लोग को ठीक से समझ में आया, तो फिर से ध्यान दीजिए। R हम लोग बोल रहे हैं किसको, रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को। प्रतिरोध जो होता है वो चालक के तार के लंबाई के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा लंबाई बढ़ते जाएगा प्रतिरोध का मान भी बढ़ते जाएगा। प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा में रुकावट। प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा में रुकावट। ये क्या था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई तार का। ठीक है, तो ये समानुपाती का साइन हटा तो रो आ गया, और इसी रो को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। इसका मात्रक पूछा था तो ये और ये मल्टीप्लाई में आ गया, और ये चला गया डिवाइड में, आंसर आ गया ओम मीटर। ओम मीटर। तो अब हम लोग लास्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रतिरोध का सत्य व्यंजक है। प्रतिरोध का, तो ये तुरंत हम लोग फार्मूला निकाले थे प्रतिरोध का। प्रतिरोध का फार्मूला क्या निकला था, प्रतिरोध का फार्मूला आया था R बराबर रो गुना L/A। देखो यहाँ पर R बराबर रो गुना L/A, R बराबर रो गुना L/A, R बराबर रो गुना L/A। आंसर हो जाएगा B नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B नंबर। तो ध्यान रखना है कि R बराबर रो, R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर होगा रजिस्टिविटी गुना लेंथ बाय ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हो गया आंसर 25 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कुचालक है। कुचालक, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब नन कंडक्टर। तो नन कंडक्टर मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रबर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, प्लास्टिक में भी नहीं करेगा, और हीरा में भी नहीं करेगा, डायमंड में भी नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। याद रखना है कि ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन हीरा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हीरा में विद्युत धारा का प्रवाह, क्योंकि इसमें चारों बॉन्ड बन जाता है कार्बन का, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो वो विद्युत धारा का कुचालक हो जाएगा। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है, क्योंकि उसमें प्रत्येक कार्बन में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, तीनों बॉन्ड बन पाता है, sp2 होता है। ग्रेफाइट sp2 होता है और हीरा sp3 होता है। तो इस बात को आप लोग को दिमाग में रखना है। तो यह पूछा है कि कौन कुचालक है, तो रबर भी कुचालक है, प्लास्टिक भी कुचालक है, और हीरा भी कुचालक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल। आंसर क्या आ जाएगा, ऑल। अगला क्वेश्चन है कि किसका प्रतिरोध महत्तम होता है। प्रतिरोध मतलब क्या, विद्युत धारा का रुकावट। जितना ज़्यादा विद्युत धारा का रुकावट होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। तो पूछ रहा है प्रतिरोध का मान सबसे अधिक किसका होगा। तो पहला दिया है कंडक्टर, सुचालक। तो सुचालक में तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, क्योंकि सुचालक में तो विद्युत धारा सबसे ज़्यादा होता है। अर्धचालक में उससे कम होता है, और सबसे कम होगा किस में, इंसुलेटर में, कुचालक में। तो कुचालक में ही प्रतिरोध का मान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं के बराबर होता है ना।
तो आप लोग को इसको ठीक से समझना है। अगला है क्या कि विद्युत रासायनिक सेल को हम लोग बोले थे गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल के दोनों अर्ध सेल में विद्युत उदासीनता को संतुलित रखता है। ये जो विद्युत उदासीनता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, उसको बैलेंस करके कौन रखता है, कौन उसको संतुलित करके रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसको जो संतुलित करता है, दोनों अलग अलग दो अर्धचालक है। अर्धचालक कै गो है, 2 गो। तो आप लोग को क्लासरूम में ये इस तरह का एक फिगर बनवाया गया था कि 2 कंटेनर है और इस 2 कंटेनर में एक में हम लोग ले लिए थे CuSO4 और एक में ले लिए थे ZnSO4। इसको एक U आकार के नली से इसको दोनों कंटेनर में डाला गया था और इस नली में भरा रहता था KCl। नली में क्या भरा था KCl, और इसी नली का नाम था साल्ट ब्रिज। इसका नाम क्या था, साल्ट। इसमें साल्ट भरे हैं और ये 2 गो को जोड़ रहा है, इसलिए इसको बोले थे ब्रिज। तो इसका काम क्या था, इसका काम था दोनों तरफ आयन को बैलेंस रखना, दोनों तरफ आयन को क्या रखना, बैलेंस रखना। तो याद रखना कि आयन को संतुलित करने का ये भी अर्ध सेल है, ये भी अर्ध सेल है, तो 2 अर्ध सेल में आयन को बैलेंस करने का काम कौन करता है, साल्ट ब्रिज करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साल्ट ब्रिज। तो देखो साल्ट ब्रिज क्या नंबर में है, साल्ट ब्रिज C नंबर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लवण सेतु। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान दिया हुआ है। उसका मान दिया हुआ है कि प्लस 0.763 है। इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा, मतलब ऑक्सीकरण का मान दिया है और अवकरण का मान पूछ रहा है। तो याद रखना है कि ऑक्सीकरण अवकरण में केवल चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता। तो मान वही रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, केवल उसका निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि मानक ऑक्सीकरण विभव का मान दे दिए हैं प्लस में और मानक अवकरण विभव का मान पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले एक बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। ध्यान रखना है कि अगर प्लस में रहेगा तो माइनस कर देना है और माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। याद रखना है ऑक्सीकरण पूछेगा, ऑक्सीकरण दिया, यहाँ अवकरण पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्लस से ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर। लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, साल्ट ब्रिज में KCl प्रयुक्त होता है। साल्ट ब्रिज में लवण सेतु में जो ये KCl को डालते हैं, इसका क्या रीजन है, ठीक है, ये क्या करता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या कि यह एक इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद दे रहा है कि यह विद्युत का सुचालक है, यह जिलेटिन के साथ गाढ़े विलयन बनाता है। और चौथा ऑप्शन है कि K+ और Cl- आयन के चालकत्व लगभग बराबर होते हैं। तो अगर साल्ट ब्रिज में KCl को यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें K+ और Cl- का जो चालकत्व होता है उसका मान बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर। साल्ट ब्रिज में हम लोग KCl को ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि K+ और Cl- का जो चालकत्व का मान है, कंडक्टिविटी का जो मान है, वो लगभग क्या है, वो लगभग बराबर है। तो जो भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग कुछ कर लिए हैं और एक इसका और वीडियो आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। 30 क्वेश्चन किए हुए हैं, अभी कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा कवर हो जाएगा। वैसे जो जो इंपॉर्टेंट था उसको हम करवा दिए हैं। तो ध्यान रखना है कि आप लोग को अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम का तैयारी करना है, बहुत कम दिन बचा हुआ है, ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। और एग्ज़ाम के बाद 21 फरवरी से कंपटीशन का बैच स्टार्ट हो रहा है। 21 फरवरी से 10 बजे से कंपटीशन का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो एग्ज़ाम दे करके फिर हमसे मुलाकात कीजिए 21 फरवरी को। थैंक यू।